तो इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चालक और कुचालक के बारे में तो पहले से ही जानते हैं कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, लेकिन हमें एक यहाँ पे नया शब्द और नया पदार्थ देखने को मिल रहा है जिसको कि अर्धचालक बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। इसके साथ ही हमें अर्धचालक से बने हुए पदार्थ, युक्ति और उनके परिपथ के बारे में भी देखना होगा। इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में विस्तार करेंगे कि ये सारी चीज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम होता है। तो मेनली जो इसका काम होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिकी में। जो इलेक्ट्रॉनिकी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकी भी फिजिक्स का ही एक शाखा है, तो उसमें अर्धचालक का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। अर्धचालक से बनी युक्तियाँ, उसके परिपथ, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हद से अधिक इस्तेमाल होता है उसके, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने बहुत सारा देखा होगा अपने घर पे ही, या जैसे कि टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया। अगर हम सारे डिवाइसेस को देखें, सारी युक्तियों को अगर हम देखें, तो इसके अंदर में जो भी सर्किट होता है तो ये सारे सर्किट में मेनली जो यूज होता है वो अर्धचालक ही होता है। अर्धचालक का प्रयोग करके ही इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो ये सब कैसे होता है, क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम पहले भूमिका इसका देख लेते हैं। अगर भूमिका से हमें क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें ज़्यादातर। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है भूमिका में, अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी युक्तियाँ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह प्राप्त किया जा सके सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का मूलभूत रचना खंड होती है। मूलभूत रचना खंड कहने का मतलब तो हम समझ ही सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है वो हमारे बॉडी का मूलभूत रचना खंड होता है। जो हमारा बॉडी कोई बना है तो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो उसी प्रकार जितना भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो कि टीवी में लगा होता है, जो पूरा सर्किट हम देखते हैं लोग, चार्जर में लगा होता है, मोबाइल में लगा होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसका जो मूलभूत रचना खंड है वो क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा युक्ति होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह करने के बाद ही हमें वो सर्किट बनता है जिसको हम लोग टीवी, चार्जर और मोबाइल में यूज करते हैं, और फिर हम इतना बड़ा बड़ा अपना सर्किट बना पाते हैं। तो क्यों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक है, ये थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं और कहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नियंत्रित कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास 3 प्रकार का, अगर हम बांटना चाहें पदार्थ का वर्गीकरण चालन के आधार पर 3 प्रकार का, हम 2 तो पहले से ही जानते हैं, जिसको कि एक चालक बोलते हैं, कंडक्टर। ये होता है ना कंडक्टर, जिसमें होता है एजी होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, ये सब कंडक्टर होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, वो आसानी से प्रवाहित हो जाता है। और एक होता है कुचालक। कुचालक होता है जिसको इंसुलेटर बोलते हैं लोग। इसमें क्या क्या हमारे पास आता है, वुड आ जाता है, लकड़ी आ जाता है, पेपर आ जाता है। ठीक है, ये सब कैसा होता है, कुचालक होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमको देखना है वो देखना है अर्धचालक के बारे में, जो इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लाई करता है, उसको हम नाम देते हैं अर्धचालक, जिस पे आधारित है हमारा ये चैप्टर। तो अर्धचालक का मतलब क्या हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है, यानी कि बीच में है इलेक्ट्रॉन का संख्या। जैसे कि हम जानते हैं चालक कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से ये करंट को क्या करता है, मूव करता है। कुचालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत कम होता है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मूव कैसे करेगा। अगर हम करंट प्रवाहित देंगे भी तो कितना भी वोल्टेज लगा लेंगे, कोई इसमें मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध है, वो बहुत क्या है, हाई है। आइडियली बोलेंगे तो इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट ओम हो जाता है कुचालक का, जबकि चालक का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाता है, अगर आइडियल बात करेंगे तो 0 ओम, यानी कि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। रेसिस्टेंस नहीं है मतलब कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे अगर किसी वायर में, तो आसानी से करंट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। जबकि कुचालक में कितना ही वोल्टेज अप्लाई कर लें उसमें कोई करंट आने वाला नहीं है। और इन दोनों के बीच में जो हमारा पड़ता है वो होता है अर्धचालक। इसमें हम आसानी से इसका रेसिस्टेंस को बदल सकते हैं, इसके रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर पाएंगे, क्यों चेंज कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ से तो हमें पता चल रहा है चालक और कुचालक इन दोनों को नियंत्रण में लाना मुश्किल है। इन दोनों का प्रतिरोध को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। इस चालक को कंट्रोल में इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, यानी कि भीड़ की तरह।
तो जब भीड़ जिस प्रकार नहीं कंट्रोल कर पा सकते हैं लोग, उसी प्रकार से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बहुत भीड़ की मात्रा में होता है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लोग। उसी प्रकार से कुचालक में क्या होता है कि कुचालक में कोई है ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह है। तो जब खाली जगह में कोई है ही नहीं है तो कंट्रोल किसको करेंगे, उसमें भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जबकि जो अर्धचालक होता है उसमें कुछ लोग होते हैं, उसको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। उसको कंट्रोल करके इसका अर्धचालक के प्रतिरोध को आसानी से हम बदल सकते हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादातर किसको यूज करते हैं, अर्धचालक का यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे ये बात बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह कहाँ पे मिल सकता है हमको, तो अर्धचालक में ही मिल सकता है इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह। न तो हमें चालक में मिल सकता है, न तो हमें कुचालक में मिल सकता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन पे नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अर्धचालक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन पे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और कौन होता है अर्धचालक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखे थे ना, ये चांदी, कॉपर, आयरन, ये सब क्या था, चालक था। यहाँ पे जो लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, ये सब क्या था, कुचालक था। हम लोग यहाँ पे अर्धचालक का भी एग्जांपल देखेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक डिवाइस का नाम ले रहा है कि 1948 से पहले जब ट्रांजिस्टर का खोज नहीं हुआ था, यानी कि ट्रांजिस्टर का खोज कब हुआ, तो जो ट्रांजिस्टर का खोज हुआ वो हुआ 1948 में। ट्रांजिस्टर का खोज कब हुआ, 1948 में। याद रखना होगा हमें इंपॉर्टेंट है। भारत के स्वतंत्रता के 1 साल बाद ट्रांजिस्टर का खोज होता है। किसका खोज होता है, ट्रांजिस्टर का। तो 1948 में खोज हुआ। इसके पहले जो युक्ति प्रयोग किया जाता था इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए, वो होता था निर्वात नलिकाएं। हमें पता है निर्वात नलिका के बारे में। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज में हम लोग देखते हैं कि उसमें बना होता है ना ऐसे नालिका टाइप से। यहाँ पे लगा होता है कोई कैथोड, यहाँ पे लगा होता है एक एनोड, और इसमें हम लोग हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। कैसा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज। अप टू 1500 वोल्ट तक का वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तब जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो निर्वात नलिका है, ये निर्वात नलिका है। कैसा नलिका है, ये निर्वात नलिका है। नालिका तो है, वो तो हमें दिख रहा है। और निर्वात कहने का मतलब इसके अंदर में कोई पदार्थ नहीं है, एकदम खाली है। एकदम इसके अंदर में कोई, एकदम बोलेंगे तो कोई पदार्थ नहीं है, एकदम खाली कर दिया गया। कोई इसमें थोड़ा सा भी मॉलिक्यूल, जितना भी हो सकता है वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है इस नलिका के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, निर्वात नलिका बोला जाता है। तो ये निर्वात नलिका को प्रयोग किया जाता था। ये वाल्व की तरह काम करता था। किसके तरह काम करता था, वाल्व की तरह काम करता था। जिसमें कि क्या होता था कि वाल्व की तरह कहने का मतलब हो गया कि जो करंट है वो एक डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकता था। जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रवाहित करेगा निर्वात नलिका में, वो सिर्फ और सिर्फ कैथोड से निकल के किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाएगा। तो अगर हम विद्युत धारा बोलेंगे तो एनोड से किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि विद्युत धारा कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगे। हमेशा विद्युत धारा एनोड से कैथोड की तरफ ही जाता है। इसलिए यह बोला जाता है कि निर्वात नलिका जो है वो डायोड की तरह काम करता है। डायोड कहने का मतलब हो गया एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, मतलब कि बोलेंगे कि डायोड को हम लोग देखेंगे आगे चल के कि वो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है। तो उसी प्रकार से ये निर्वात नलिका भी है, वो डायोड का काम करवाता है, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। लेकिन जो अंतर है दोनों में, अंतर क्या है, ये जो निर्वात नलिका है ये बहुत ही भारी हो गया। हम देख रहे हैं कि निर्वात नलिका एक शीशा का बना होता है, बहुत बड़ा साइज में होता है। इसको कैरी करना, इसको देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डायोड बहुत छोटा सा एक एलिमेंट होगा। इसका हम लोग पिक्चर देखेंगे तो बहुत छोटा सा होगा, एकदम आसान। तो डायोड भी वही काम करता है जो निर्वात नलिका करता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत अंतर आ जाता है। इसी अंतर को बोल रहा है कि 1948 से पहले हम लोग डायोड और ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि 1948 से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते थे, निर्वात नलिका का प्रयोग करते थे। इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल होता था इसको कंट्रोल करना, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा युक्ति हो गया है, इसको कहीं पे ले जाने लाने में बहुत दिक्कत होगा। अभी हम इसका फोटो दिखाते हैं, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वैक्यूम ट्यूब है। यही वैक्यूम ट्यूब जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये शीशा का बना हुआ है पूरा निर्वात नलिका टाइप से। ये कितना मुश्किल है इसको कैरी करने में। और वहीं अगर हम इसके बदला में डायोड खोजें, जो कि वहाँ पे लिखा गया है डायोड, तो वो बहुत ही सिंपल होगा, एकदम आसान। उसका अगर हम डायोड देखना चाहें तो ये तो पीएन जंक्शन हम डायोड देखना चाहते हैं, जो कि एकदम इजी रहे देखने में। इमेज से देख लेते हैं यहाँ पर से। ये है डायोड। यहाँ पे ये भी जो सर्किट दिख रहा है ये क्या है, डायोड होता है। ये भी हमें दिख रहे हैं, ये सब डायोड है। तो ये कितना छोटा है एज कम्पेयर टू ये जो नालिका टाइप से बना हुआ है। इसी को बोला जाता है कि ये डायोड है, और ये हम बोलेंगे कि ये हमारा ये निर्वात नलिका का बना हुआ है। बहुत मुश्किल है निर्वात नलिका को कैरी करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं लोग कि ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी होता है इन लोग का प्रयोग से बचा जाता है, ताकि हम लोग को क्या रहे, ईजी रहे। इसलिए यहाँ पे हम लोग को बुक में दिया गया था कि निर्वात नलिका जो है वो
क्या हो जाता है कि इसमें दो होता है इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको एनोड बोलते हैं और एक होता है कैथोड बोलते हैं। यहाँ पर हम देखें कि कैथोड होता है, एनोड होता है और करंट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। उसी प्रकार से ट्रायोड होता है। ट्रायोड कहने का मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रोड निकला होता है, 3 इलेक्ट्रोड निकला होता है। ये सब कैसा होता है उस सबको हम लोग बाद में देखेंगे। उसी प्रकार से टेट्रोड होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रोड, फिर पेंटोड होता है जिसमें 5 इलेक्ट्रोड। इस प्रकार से ये सारा चीज़ हम लोग को मिलते जाता है। अब 3 इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें क्या क्या नाम होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। जो डायोड होता है, सबसे पहले हमको क्या मिला, डायोड। डायोड में कितना इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड होता है। डायोड में कितना इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड में हम लोग एक जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और दूसरा क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनोड बोलते हैं। तो एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। ये किस में होता है, डायोड में होता है। सेम चीज़ होता है निर्वात नलिका में, जो हम लोग देखे थे अभी। यहाँ पे लगा है, मान लेते हैं कैथोड, यहाँ पे लगा है हम लोग का एनोड। ये तो डायोड जो है वो वैक्यूम ट्यूब की जैसा ही होता है, निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब की जैसा ही होता है निर्वात नलिका। इसमें इलेक्ट्रॉन तो इधर प्रवाहित होता है कैथोड से निकल के एनोड के, और करंट इस डायरेक्शन में प्रवाहित होता है। यानी कि वैक्यूम ट्यूब में अगर करंट का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ही प्रवाहित हो सकता है, एनोड से कैथोड की तरफ। भूल से भी कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, मतलब कि करंट प्रवाहित नहीं होगा। ये हमारा कहने का मतलब कि एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल फ्लो है। यूनि डायरेक्शनल कैसा डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल। जबकि हम लोग वायर में क्या जानते हैं, अगर हम लोग एक वायर जोड़ दें, ये रेसिस्टेंस ही हो गया, और यहाँ से बैटरी लगा दें, तो ये रेसिस्टेंस में करंट इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। लेकिन वही जो निर्वात नलिका है, इसमें करंट सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकता है, एनोड से कैथोड की तरफ। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल कर लिया गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल करने के लिए इसको बोला जाता है भाल्व स्ट्रक्चर। कैसा बोलेंगे, भाल्व। जिस भाल्व में क्या होता है कि एक तरफ से जा सकते हैं, दूसरा तरफ से नहीं जा सकते हैं, तो ये भाल्व होता है। इसी को हम लोग अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये निर्वात नलिका बोल रहा है कि निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति एक तप्त कैथोड के द्वारा की जाती है। वही जो कैथोड बोल रहा है वहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कैसे की जाती है, क्योंकि बीच में तो कोई पदार्थ है नहीं, निर्वात है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो आता है वो आता है तप्त एक कैथोड से। कैथोड को यहाँ पे गर्म किया जाता है, यहाँ पे जो कैथोड है उसको हीट दिया जाता है, हीट गर्मी दिया जाता है, और इस गर्मी की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और फिर वो एनोड की तरफ जाता है। तो कैथोड को तप्त करके, निर्वात नलिका में इलेक्ट्रॉन को आपूर्ति करने के लिए कैथोड को तप्त किया जाता है, और इनके बीच वोल्टता को परिवर्तन करके निर्वात में इलेक्ट्रॉन का नियंत्रित प्रवाह किया जाता है। और इसमें जो बैटरी लगा हुआ है, ये जो हमारा निर्वात नलिका है, निर्वात नलिका में ये कैथोड है, इधर हमें निगेटिव टर्मिनल, और एनोड है तो पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वोल्टेज को कंट्रोल करके इसके में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे। हीटिंग करके इलेक्ट्रॉन का काउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना हीट देंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हीट दे करके इलेक्ट्रॉन के काउंट को कंट्रोल करेंगे, और यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा चीज़ हमारा यहाँ पे होता है, तो कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। तो उच्च वोल्टेज से प्रभावित किया जाता है। अंतरा इलेक्ट्रोडीय स्थान, अंतरा इलेक्ट्रोडीय स्थान किसको बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है ना, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, इसके बीच का जो स्थान है उसको बोलेंगे अंतरा इलेक्ट्रोडीय स्थान। इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह के लिए निर्वात आवश्यक है, मतलब कि यहाँ पे निर्वात रहना आवश्यक है। निर्वात रहना क्या है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है निर्वात रहना, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, अन्यथा गतिमान इलेक्ट्रॉन अपने पथ में वायु के कण से टकराकर अपनी ऊर्जा क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। जैसे ही मान लिए कि हम तप्त इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित किए, तप्त इलेक्ट्रॉन कैथोड को तप्त किए और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से निकला, और इसमें बहुत सारा वायु है, वायु का कण है, तो इलेक्ट्रॉन टकरा के अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। फिर हम इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए इसमें क्या कर दिया जाता है, निर्वात कर दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से कैथोड से निकल के कहाँ पे जा पाए, एनोड की तरफ जा पाए। इसके उल्टा क्या बोलेंगे कि करंट जो है एनोड से कहाँ पे फ्लो कर पाए, कैथोड की तरफ फ्लो कर पाए। इन सारी चीज़ के लिए इसमें निर्वात कराना आवश्यक है, नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जो है वो वायु के कण से टकरा के अपनी ऊर्जा क्या कर देगा, पूरा अपनी ऊर्जा नष्ट कर देगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जा नहीं पाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। ये चीज़ हो जाता है यहाँ पे। इन युक्तियों को इलेक्ट्रॉन केवल कैथोड वायु से टकरा कर ऊर्जा खो सकते हैं, और इन युक्तियों में इलेक्ट्रॉन केवल कैथोड से एनोड की तरफ प्रभावित कर सकता है। इस चीज़ को भी हम देख चुके हैं लोग
कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ चलता है, न कि एनोड से कैथोड की तरफ। यही कारण है कि ऐसी युक्तियों को साधारणतः क्या बोला जाता है, भाल्व बोला जाता है। भाल्व करने का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा पाएंगे। अब निर्वात नलिका युक्ति आकार में बहुत बड़ी होती है, तो हम लोग अभी पिक्चर में देखे थे कि निर्वात नलिका जो होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है। इससे क्या होता है, और इसका इससे क्या होता है कि जो बड़ा चीज़ होगा तो उसका जीवन काल भी कम हो जाता है, बहुत कम समय तक ये जी पाता है। तुरंत मतलब कि बड़ा चीज़ है तो उसका रख रखाव में बहुत दिक्कत होता है, विश्वसनीयता भी बोल रहा है कम हो जाती है, कहीं ले जाने में, लाने में, कैरी करने में हर तरह से दिक्कत होता है। इसलिए निर्वात नलिका हमारे लिए उतना प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके बदला में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया अपना, इसलिए इसके अपेक्षाकृत हमने चालू किया आधुनिक ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। हम लोग देखेंगे कि ये जो निर्वात नलिका काम कर रहा है इसके जगह पे ही हम लोग क्या क्या लेके आएंगे, जिससे कि हम लोग को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल करना। निर्वात नलिका का जरूरत नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, सिंपल बहुत छोटा छोटा डिवाइस रहेगा और आसानी से हम लोग उसका काम कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं अपना लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें इतना छोटा छोटा चीज़ लगा होता है, सब बेस्ड है इसी पे, ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पे। मतलब कि जो हमारा पदार्थ है वो ठोस हो गया है। ये तो ठोस था लेकिन आकार में बहुत बड़ा था, जिससे बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ये क्या है कि ये छोटा हो गया है तो अब बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। इसका जो बोल रहा है कि आधुनिक ठोस अवस्था का इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, 1930 में। 1930 में इसका प्रादुर्भाव हुआ और कुछ ठोस अवस्था और संधियों की संभावना हुई। कुछ ठोस अवस्था और अर्धचालक तथा उनकी संधियों में यह संभावना होती है कि आवेश वाहकों की संख्या और प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब कि बहुत सारा ऐसा पदार्थ बनाएंगे, ऐसा युक्ति बनाएंगे जिसमें कि हम लोग आवेश वाहक जो होता है, जो आवेश होता है उसको, उसकी संख्या को, उसके डायरेक्शन को हम लोग इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे ये बोल रहा है। प्रकाश, ऊष्मा और अल्प अनिरुक्त वोल्टेज जैसे उत्तेजक किसी अर्धचालक में आवेश की संख्या को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यही आप बोल रहा है कि हम लोग मतलब कि अर्धचालक जो है, अर्धचालक यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, जो सेमी कंडक्टर इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको सेमी कंडक्टर। मतलब कि कंडक्टर तो है लेकिन सेमी है, आधा है, वही है, अर्ध है। चालक तो है लेकिन कैसा है, अर्ध है, पूरा चालक नहीं है, अर्ध चालक है। चालक हो जाता तो कंडक्टर हो जाता, लेकिन ये अर्ध चालक है, ये बात यहाँ पे है। इसमें जो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं चालक में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, चालक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत कम होता है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, प्रकाश से, ऊष्मा से, वोल्टेज से, इन सारा चीज़ों को सप्लाई करके। याद रखना है हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बदल सकते हैं, लाइट से, लाइट देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा, हीट से बदल जाएगा, इसके बाद वोल्टेज से बदल जाएगा। तो इन सारा चीज़ को अप्लाई करके अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बदल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बदलने से ही इसका हम लोग का कंडक्टिविटी, प्रतिरोधकता सब चेंज होने लगेगा। चालक में ये सब का जरूरत नहीं है, चालक पहले से ही चालक है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। इसमें कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी को यानी कि प्रतिरोधकता, चालकता को बढ़ाने घटाने का कोई बात ही नहीं है। हमको बढ़ाना घटाना सिर्फ किसमें है, अर्धचालक में है, क्योंकि ये पहले से कम होता है और फिर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें लाइट, हीट और वोल्टेज देके इलेक्ट्रॉन को संख्या को बढ़ाएंगे, घटाएंगे और उपयोग में लाएंगे। इन चीज़ों को हम लोग देख लिए और आगे देखते हैं। तब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्धचालक युक्तियों में आवेश वाहकों की आपूर्ति तथा प्रवाह स्वयं ठोस के भीतर ही होता है, जबकि पहले प्रयोग होने वाली निर्वात नलिकाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन तप्त कैथोड से प्राप्त किया जाता है और निर्वातित स्थानों और निर्वात में प्रवाहित कराया जाता था। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को समझना है हम लोग को कि क्या बोल रहा है कि जो पहले हम निर्वात नलिका देखें, ये हमारा था निर्वात नलिका। इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल के निर्वात में प्रवाहित होता था। इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला और फिर निर्वात में प्रवाहित होते हुए कहाँ पे जाता था, एनोड पे जाता था। लेकिन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, अभी जो भी हम डिवाइस और युक्ति देखेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो ठोस के भीतर ही होता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था इसीलिए तो इतना दिक्कत था, उसके लिए इतना अरेंजमेंट करना पड़ता था। निर्वात नहीं आना इतना नाजुक चीज़ है कि टकरा, हवा से भी टकरा के खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता था कि इसके हवा को भी हटाना पड़ता था ताकि चल पाए अच्छा से। इसलिए अब हम लोग को चूंकि ठोस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करना है तो अब हम लोग को हवा का हटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आसान हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा था, अर्धचालक युक्तियों में बाहरी तापमान और अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपली आसानी से, मतलब बहुत ज़्यादा ताप भी नहीं जरूरत पड़ेगा अर्धचालक युक्ति में। ये अर्धचालक युक्ति नहीं था, ये निर्वात वाला युक्ति था। लेकिन जो अर्धचालक युक्ति होता है
जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होता है उसमें थोड़ा सा ताप चाहिए, जो तापमान में टेम्परेचर भी चाहिए, तो थोड़ा सा वोल्टेज भी चाहिए, तो थोड़ा सा 5 वोल्ट 6 वोल्ट भी कम हो जाता है। इसके लिए कितना चाहिए था, 100 वोल्ट 1500 वोल्ट, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और इसलिए ये जो युक्ति होता है अर्धचालक युक्ति होता है, जो ठोस का बना होता है, ये आकार में बहुत छोटा होता है। ये सब चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक जो युक्ति होता है आकार में बहुत छोटा होता है। ये सब इसका अगर कोई पूछ दिया कि अर्धचालक युक्ति का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, इसका क्या लाभ है, तो हम लोग लिखेंगे कि आकार में बहुत छोटा होता है, कम शक्ति लगता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्ति लगता था 1500 वोल्ट के करीब में, 1000 वोल्ट के करीब में, लेकिन इसमें 5 वोल्ट 10 वोल्ट तो कम शक्ति का प्रयोग होता है। उसी के लिए बोलते हैं कि कम वोल्टता, जीवन भी इसका लंबा हो जाता है। इसका जीवन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना बहुत। अगर छोटा सा डिवाइस है, छोटा सा एकदम बना हुआ है, तो कभी टूटेगा नहीं आसानी से, तो आसानी से बहुत दिन तक चलेगा। और ये क्या था, शीशा का बड़ा बड़ा ट्यूब है, इसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो आधुनिक युक्तियों में निर्वातित नलिकाओं के सिद्धांत पर कार्य करने वाली सीआरटी ट्यूब का उपयोग टेलीविजन सेटों और कंप्यूटर मॉनिटरों में किया जाता है। ठोस जबकि ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में संलग्न लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। दो यहाँ पे बोल रहा है सीआरटी एलसीडी। हम लोग ने 2 प्रकार का टीवी अब तक देख चुके हैं लोग। पहले जो टेलीविज़न देखा जाता था वो टेलीविज़न कैसा होता था, पहले जो टेलीविज़न रहता था वो इस प्रकार से रहता था, ऐसे पीछे से इसमें बहुत सारा ऐसे बना होता था, और इधर से ऐसे ऐसे लाइट जाकर स्क्रीन पे हम लोग को जो भी फोटो है वो अपना दिखता था। लेकिन अब जो हम देखते हैं टेलीविज़न वो दीवार में चिपक जाता है आसानी से, पीछे कोई उसमें उतना मुश्किल वाला बात नहीं रहता है। ये इसको बोलते हैं लोग सीआरटी, इसको क्या बोलते हैं लोग सीआरटी, और इसको बोला जाता है एलसीडी। सीआरटी का मतलब ही हो गया कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब निर्वात नलिका टाइप से हो गया कि इसमें निर्वात नलिका बना होता है। देखोगे पुराने जमाने का कोई टीवी, अगर वीडियो भी हम देख सकते हैं, कुछ में निर्वात नलिका कैसा होता है, पीछे में पूरा बड़ा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है और आगे जाकर टकराता है। तो निर्वात नलिका बहुत ही मुश्किल होता था उसको कैरी करना। और आज का टीवी जो होता है एकदम पतला होता है, उसको बोलते हैं एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, द्रव क्रिस्टल पदार्थ से इसको स्थापित कर पाए हैं। तो ये क्यों कर पाए, तो ये संभव हो पाया है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी की वजह से। सीआरटी को हटा चुके हैं लोग, उसको प्रतिस्थापित कर दिया किसने, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी ने। अगर ये नहीं रहता तो अभी भी हम लोग उतना बड़ा बड़ा टीवी के साथ ही जी रहे होते। ये चीज़ होता है। तो अर्धचालक युक्तियों को औपचारिक रूप से समझे जाने से भी बहुत पहले प्रकृति में पाए जाने वाले गैलेना के क्रिस्टल के साथ धातु का संपर्क संयोजित था और रेडियो तरंग का संसूचन के रूप में किया जाता था। मतलब ये जो पदार्थ है पीबीएस, गैलेना सल्फाइड, लेड सल्फाइड बोला जाता है पीबीएस, ये तरंग का संसूचन का काम करता है। मतलब कि इस पर जैसे ही लाइट पड़ता है तो ये इसमें फ्लोरेसेंस होता है, चमक निकलता है, उसी का प्रयोग किया जाता है टीवी वगैरह की स्क्रीन पे, ताकि लाइट आए तो इस पर पड़े और हमको लाइट निकलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आके इस पर टक्कर मारता है, तरंग के रूप में टक्कर मारता है, वेव के रूप में, तो चमकता है और हम लोग को स्क्रीन पे पिक्चर दिखता है। तो ये चीज़ को यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि अब हम लोग आगे इसमें क्या पढ़ना है, हम लोग को कैसे पढ़ना होगा, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो निम्नलिखित अनुभागों में, मतलब आगे का जो अनुभाग है उसमें हम अर्धचालक भौतिकी के कुछ मूल अवधारणाओं से परिचित होंगे, क्या क्या उसका मूल है। और जो मेन हम लोग को पढ़ना होगा संधि डायोड, जो कि जंक्शन डायोड क्या होता है। डायोड अभी हम लोग थोड़ा सा देखे भी कि डायोड होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करेगा एक डायरेक्शन में, कैसे करेगा उसके बारे में पूरा हम लोग देखेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रोड युक्ति है। डायोड में कितना युक्ति रहेगा, 2 इलेक्ट्रोड रहेगा। ध्यान देना है, डायोड का मतलब ही हो गया क्या, 2 इलेक्ट्रोड। कितना इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। तो ये हम लोग को डायोड देखना है। फिर द्विध्रुवीय संधि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। इसमें 3 इलेक्ट्रोड बोलेंगे रहेंगे, 3 इलेक्ट्रोड की युक्ति है। क्या क्या रहता है, क्या नाम रहता है, कैसे रहता है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। 3 इलेक्ट्रोड है। इन दोनों के बारे में हम लोग को विशेष रूप से आगे के में चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं धातु चालक और अर्धचालक का वर्गीकरण। इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।